लिखो। The हाँ जी periodic सर। motion of a particle. The periodic motion of a particle moving back and forth or to and fro, moving back and forth or to and fro about its mean position the periodic motion of a particle moving back and forth or to and fro about its mean position is called oscillation. Is called oscillation. सर ऑफ अ पार्टिकल के बाद से रिपीट कर दो। The periodic motion of a particle moving back and forth or to and fro, back and forth or to and fro about its mean position, about its mean position is called is called oscillations. Is called oscillation. नेक्स्ट लिखें वाइब्रेटरी मोशन। When a particle moves, back and forth or to and fro about its mean position, and is not periodic in nature, is called vibratory motion. Is called vibratory motion. ठीक है सर। हाँ जी सर। यस सर। और अब नोट लिखें हैश डाल के इसके बाद, all vibratory motions are not oscillatory, whereas all oscillatory motions are vibratory. So there is a difference between oscillatory and vibratory motion. The nature of both the types of motion, it looks alike, that they are oscillating about a certain point. बट यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप ऑसिलेटरी उसको तभी कहेंगे जब वो पीरियोडिक होगा, यानी वो अपने आप को रिपीट करेगा, द होल मोशन रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम और आफ्टर अ सर्टेन फेज डिफरेंस। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो टाइप ऑफ मोशन इज ऑलवेज सेड टू बी वाइब्रेटरी। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लें कि मेरे पास
ये किसी एक पार्टिकल का मोशन है. This type of motion of particle is represented by the function sin theta or sin omega t. Now let's say कि मैं मोशन किसी और पार्टिकल का कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं. तो दिस इज टर्म्ड एज cos omega t. अब यहां आप देख रहे हैं कि आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, आफ्टर अ सर्टेन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, द वेव्स आर रिपीटिंग देमसेल्व्स. तो इस तरह के मोशन को आप क्या कहोगे? ऑसिलेटरी मोशन कहोगे. यहां पर भी देखें यही हो रहा है. आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम द वेव इज रिपीटिंग इटसेल्फ. और मैंने ये भी बोला था अभी कि वो पीरियोडिक हो या एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस के साथ मूव कर रहा हो. अब देखो ध्यान से, cos ओमेगा टी को आप sin ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 भी लिख सकते हो ना? लिख सकते हो? यस सर। यस सर। जब आप इसको sin ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 लिख सकते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि फेज ओमेगा टी तो सेम है बट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2. इसीलिए ये पाई बाय 2 आगे चलता है. ठीक है, कोसाइन आगे चल रहा है. तो बोथ ऑफ देम रिप्रेजेंट्स पीरियोडिक मोशंस. लेकिन अगर एक तीसरे तरह का मोशन हम देखें जहां पर वेव फॉर्म कुछ इस तरह की बने, अब देखो ध्यान से, ना तो यहां वेव ने अपने आप को रिपीट करा आफ्टर द सेम इंटरवल, और टाइम इंटरवल भी वेरी कर रहा है, एम्पलीट्यूड भी वेरी कर रहा है, फ्रीक्वेंसी भी वेरी कर रहा है. Now the mean position remains the same. This axis represents the mean position and particle is moving back and forth or up and down or to and fro about this mean position. लेकिन यहां साफ दिखाई दे रहा है इन तीनों में से that this particular wave represents or this particular graph represents the motion of a particle which is not periodic in nature. तो ऐसे वाले मोशन को आप कहेंगे वाइब्रेटरी। वाइब्रेटरी. इसे क्या बोलेंगे? वाइब्रेटरी. वाइब्रेटरी। इसे बोलेंगे ऑसिलेटरी और इसको भी बोला जाएगा ऑसिलेटरी. तो आई होप कि यहां से आपको एक बेसिक डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि व्हाट आर ऑसिलेटरी एंड व्हाट आर वाइब्रेटरी मोशंस. ठीक है? यस सर। ठीक है. नेक्स्ट लिखें, किसी भी ऑसिलेटरी मोशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका पीरियोडिक होना. अब समझें बात को कि अगर मैं लिखूं कोई एक फंक्शन f(x) is equals to sin ओमेगा टी, सिर्फ हमने इसको लिखा f(x) is equals to sin ओमेगा टी. तो ये जो फंक्शन है f(x) is equal to sin ओमेगा टी, हम सभी जानते हैं कि ये साइनसोइडल वेवफॉर्म बनाता है और साइनसोइडल वेवफॉर्म कुछ इस तरह की होगी. हमने जब क्लास 11th स्टार्ट करी थी तो सबसे पहला काम ही ये किया था कि हमने साइन, कॉस और टैन के ग्राफ्स बना के देखे थे, है ना? और जब हमने साइन, कॉस और टैन के ग्राफ बनाए थे बिल्कुल इनिशियली, तो हमने वहां पर ये ऑब्जर्व किया कि साइन का ग्राफ अपने आप को एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करता है, जबकि कॉस का ग्राफ भी अपने आप को ऐसा कर रहा है, बट टैन के साथ ऐसा नहीं हो रहा था. वहां पर देयर वाज अ ब्रेक बिटवीन द कॉन्टिन्यूटी, या हम ये कहें कि उसकी कॉन्टिन्यूटी बीच में ब्रेक हो गई थी, तो हमें वो पीरियोडिक दिखाई नहीं दे रहा था. लेकिन अगर इसी फंक्शन को मैं पीरियोडिक है या नहीं ये समझने की कोशिश करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? लेट्स से कि मैं, जैसे हमने f(x) लिखा लेकिन f(x) की जगह मैंने इसको लिख दिया, हम इसको टाइम t के रिस्पेक्ट में मान लेते हैं कि फंक्शन इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम x के बजाय. तो अगर
मैं ओमेगा को लिखूं 2 पाई बाय कैपिटल टी, तो एफ टी कैन बी रिटन एज साइन ओमेगा, सॉरी, साइन 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। अच्छा, अब मैं ये मान लेता हूं कि ये फंक्शन कुछ टाइम पीरियड टी आगे चला जाए, यानी अगर हम इसको ऐसा लिखें एफ टी प्लस कैपिटल टी, तो आप कैसे लिखोगे? दिस कैन बी रिटन एज साइन 2 पाई बाय टी इंटू टी प्लस कैपिटल टी, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। सर एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ बेटा, सर कैपिटल टी और छोटा जो स्मॉल टी, वो दोनों टाइम को डिनोट करता है, वो कुछ अलग अलग डिनोट करते हैं? छोटा टी टाइम है, इंस्टेंटेनियस पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है और सर। कैपिटल टी रिप्रेजेंट करता है टोटल टाइम पीरियड को। ठीक है सर। टाइम पीरियड मींस द टाइम पीरियड ऑफ अ वेव। टाइम पीरियड ऑफ अ वेव का मतलब द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल बिटवीन टू क्रस्ट और बिटवीन टू ट्रफ्स, ठीक है? ठीक है सर। या फिर आप ये कहें फ्रॉम इट्स ओरिजिन टू द कंप्लीशन ऑफ वन साइकिल, ये हमें टाइम पीरियड होगा। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन साइकिल। वन साइकिल का मतलब वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ, ठीक ओके है? सर। तो हमने कहा कि किसी भी एक इंस्टेंट में अगर हम कैपिटल टी ऐड कर दें, कैपिटल टी मींस टोटल टाइम पीरियड, तो ये वाले फंक्शन को जब आप मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो साइन 2 पाई बाय टी इंटू टी प्लस ऑफ 2 पाई बचेगा, नीचे वाला टी इस वाले टी से कैंसिल आउट हो जाएगा। यस सर। तो हमारे पास जो रिलेशन बना वो क्या बना? साइन ओमेगा टी प्लस 360 डिग्री, यही बना ना? हाँ जी सर। तो यस सर। साइन साइन ओमेगा टी प्लस 360 डिग्रीज किसके बराबर होता है? कॉस कॉस ओमेगा टी, कॉस नहीं सर। साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। हाँ बेटा, ये मैथमेटिकल टूल्स में भी समझाया था मैंने हाँ जी, कि साइन ओमेगा टी। आपका ये जो 360 यहाँ आपको फेज डिफरेंस दिखाई दे रहा है, अगर ये ऑड मल्टीपल्स में होगा तो साइन का ट्रांजिशन कॉस में होगा, अगर ये इवन मल्टीपल्स में होगा तो साइन का ट्रांजिशन कॉस में नहीं होगा, इट रिमेन्स साइन, ठीक है ना? हाँ जी सर। तो यहां से जो रिलेशन बना एफ टी प्लस कैपिटल टी, दिस इज साइन ओमेगा टी। सो दिस प्रूव्स दैट अ फंक्शन which was initially f t plus sin omega t, और हम उसके अंदर उसका टोटल टाइम पीरियड अगर ऐड कर दें तो हमें सेम फंक्शन वापस मिल जाता है। एंड दिस प्रूव्स मैथमेटिकली दैट फंक्शन रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर one complete time period or after one complete cycle, hence the function is said to be periodic in nature, ठीक है? सर फंक्शन मतलब कांस्टेंट ही हो गया ना, मतलब टाइम पीरियड पूरा करने के बाद? हाँ, फंक्शन Kind वही of- है बेटा, it starts repeating itself, यस सर। सेम फंक्शन मिल गया, यानी इस t के बाद जो फंक्शन मुझे मिलेगा वो अगेन सेम फंक्शन वापस ही मिल रहा है, उसमें चेंज नहीं आ रहा कुछ भी। लेकिन अगर ये t के बजाय यहाँ पर लेट्स से कि हम डाल देते t/2, ठीक है, तो t/2 डालने पे चेंज हो जाता। अगर मैं यहाँ t के बजाय t/2 डाल देता तो t से t कटता, 2 से 2 कट जाता तो पाई बच जाता, यस सर। है ना? तो हाँ भी जी चेंज सर। नहीं होता, तो भी चेंज नहीं होता, सही रहता, फिर भी साइन ही रहता, क्योंकि 180 प्लस जा रहा था, नेगेटिव हो जाता बस, है ना? यस सर। और अगर मैं t के बजाय t/4 डाल दूं तो क्या हो जाएगा? ये डाल के देख लो, अगर हम t के बजाय t/4 डाल दें तो फंक्शन कैसा दिखाई देगा? देखो ध्यान से, हम f t प्लस t/4 डाल रहे हैं, ठीक है, तो ये फंक्शन हो जाता साइन 2 पाई बाय t इंटू स्मॉल t प्लस t/4
तो t/4 को 2π/t से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो ये फंक्शन बनता बेटा, t से t कट जाता, इससे ये कट जाता 2। तो साइन किस में कन्वर्ट हो गया था, कॉस में कन्वर्ट हो गया था ना, यस सर। क्योंकि ये 90 डिग्री आ जाता। तो फंक्शन चेंज हो रहा है, चेंज होके किस में चला गया, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। यस सर। ठीक है, तो एनी फंक्शन विच रिपीट्स इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। लिख लो भले ही, एनी फंक्शन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम is called periodic function. सर आफ्टर अ Period after a regular interval of time. Regular interval of time. हो गया बेटा? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट लिखो SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिर क्या लेते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक मिनट होल्ड करना, वो स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा है, एक मिनट रुको। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक लिखें, सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM। अच्छा, पीरियोडिक फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है ना सबको? हाँ जी सर। हाँ जी सर। मनस्वी, सना, क्लियर है? यस सर। यस सर। याशिका क्लियर है बेटा? लावण्या? यस सर। अच्छा देखो, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब शुरू हो रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन ही वो टॉपिक है जिसके बाद हम लोग किसी भी चीज का ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड निकाल पाएंगे। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में किसी भी ऑसिलेटरी वेव या किसी भी ऑसिलेटरी पार्टिकल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमें पढ़ना होता है, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मैथमेटिकली कैलकुलेट भी करने होते हैं, उसके फॉर्मूलाज, और न्यूमेरिकल भी इसी के ऊपर आएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। लिखें सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM। सबसे पहले लिखो स्टेटमेंट, a particle is said to be a particle is said to be executing SHM. A particle is said to be executing SHM if it moves back and forth or to and fro, back and forth or to and fro about its mean position, about
its mean position and its acceleration is directed towards its mean position and its acceleration is directed towards its mean position. लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. सबने लिख लिया ना? हाँ जी सर. ठीक है. एक और स्टेटमेंट लिखेंगे एसएचएम की. Simple harmonic motion is the projection of the motion of a particle in uniform circular motion on the diameter of a reference circle. एक बार वापस रिपीट कर दो. Simple harmonic motion is the projection of uniform circular motion on the diameter of the circle of reference, on the diameter of the circle of reference. On the diameter of the circle of reference. अब देखना, ध्यान से सुनना. यहां से हम सबसे पहले किसी भी पार्टिकल की इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशन को यूज करके. कैसे? देखो जरा. मान लिया कि ये मेरे पास एक सर्कल है और ये इसका डायमीटर, ये इसकी मीन पोजीशन. सिमिलरली ये डायमीटर और ये मीन पोजीशन, यानी ये सेंटर. लेट्स से कि पार्टिकल यहां पर था और ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है. लेट दिस पोजीशन बी ए. मान लिया कि पार्टिकल मूव करके यहां आ जाता है. दिस इज सम पोजीशन बी. अकॉर्डिंग टू द सेकंड डेफिनेशन हमने क्या बोला? इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ मोशन ऑन यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ. ठीक है? जहां पर पार्टिकल का मोशन कहां पर देखेंगे आप? डायामीटर पे देखेंगे. ठीक है? लेट्स से कि वो ए से मूव करके कहां आया? बी पे. अब इसका डायामीटर अगर ये है तो दिस इज इट्स रेडियस. मान लिया कि हमने कि रेडियस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से, स्मॉल ए से. ठीक है? अब वो ऑन एक्स एक्सिस, on x axis it is moving towards the origin or towards the center.
तो एक काम करो बेटा, यहां से एक एक्सिस पैरेलल टू वाई हमने मार्क किया, तो देखा जाए सेंटर से लेके इस पॉइंट तक ये जो रेडियस है a, दिस रिमेन्स a, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, a तो उतना ही रहेगा, ठीक है। सर्कल का रेडियस तो चेंज नहीं हुआ, नो सर। ठीक। इसका मतलब उसने डिस्प्लेसमेंट करी अलोंग एक्स एक्सिस, लेकिन यहां देखा जाए तो उसकी पोजीशन अलोंग वाई एक्सिस भी चेंज हो गई। अब मैं इसी एक पैरेललोग्राम में से डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस और डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस निकालूं। अगर मैं ये कहता हूं कि ऑब्जेक्ट ए से मूव करके बी तक पहुंचा अलोंग द डायमीटर, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि वो सर्कुलर पाथ पर ए से लेके इस पॉइंट बी डैश तक पहुंचा होगा, है ना? सीधी बात है। रिपीट करना। मैंने बोला अगर वो ए से लेके बी तक पहुंचता है ऑन इट्स डायमीटर व्हाइल मूविंग अलोंग इट्स डायमीटर, तो जब हमने यहां से एक पैरेलल एक्सिस मार्क करा तो इट कट्स द सर्कल एट बी डैश, तो ये भी कह सकते हैं कि पार्टिकल ए से बी तक मूव कर गया होगा अलोंग द सर्कुलर पाथ। दोनों बातें सही हैं हाँ जी सर। भाई, इसका प्रोजेक्शन लिया है ना हमने यहां पर। हाँ जी सर, लिया है। यस सर। डेफिनेशन क्या थी? सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कल, यानी इसके मोशन को हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में प्रोजेक्ट करके देखा। तो अगर ये मेरी डिस्प्लेसमेंट, ये मेरा पोजीशन अलोंग एक्स एक्सिस है, तो दिस इज द न्यू पोजीशन अलोंग वाई एक्सिस, यही होना चाहिए। यस सर। तो x और y की वैल्यू अगर मैं निकालूं बेटा, तो कैसे निकालूंगा? लेट्स से कि ये उसने कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करी थीटा, तो हमें ये पता है कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी होता है। तो एक तरफ मैं वैल्यूज निकालूंगा x के लिए, एक तरफ y के लिए। अगर मैं कहता हूं कि cos थीटा, तो cos थीटा किसके बराबर होगा? cos थीटा विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी x अपॉन a, तो x इज इक्वल टू a cos थीटा या फिर a cos ओमेगा t। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन अलोंग x एक्सिस। लेकिन अगर यहां पर बात करें तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू y अपॉन a, तो y विल बी इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, क्योंकि थीटा को साइन ओमेगा टी, सॉरी थीटा को ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन अलोंग y एक्सिस, हो जाएगा। हाँ जी सर। यस सर। बेटा इन दो इक्वेशंस को बनाने में अगर किसी को भी डाउट है तो अभी पूछ लो, सर एक बार फिर से बता दोगे कैसे बनाई थी? एक बार बता दो। चलो फिर से देखो, हमने एक रेफरेंस सर्कल लिया और इस रेफरेंस सर्कल पे हमने ऑब्जेक्ट रखा ए पर, ठीक है। यस लेट्स से कि ऑब्जेक्ट ए से मूव करके बी डैश पर आ गया, ठीक। ओके सर। अब अगर ऑब्जेक्ट ए से मूव करके बी डैश पे आ जाता है तो उसकी न्यू पोजीशन ऑन एक्स एक्सिस बी होगी और वाई एक्सिस पर ये कोई पॉइंट होगा के, यस सर। क्योंकि हमने इसका प्रोजेक्शन ले लिया ना इसके डायमीटर्स पे। हाँ जी सर। एंड ऑपोजिट इज ट्रू आल्सो, अगर मैं कहता कि ये अलोंग द डायमीटर मूव करता, तो अलोंग द डायमीटर मूव करने पर इसका प्रोजेक्शन ऑन सर्कल बी डैश पे आता। तो बात फिर से वही कि ये उसने डिस्प्लेसमेंट करी अलोंग एक्स एक्सिस, ये उसकी न्यू पोजीशन के अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। यस सर।
तो वैल्यूज अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस वी आर कैलकुलेटिंग। तो कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? एक सिंपल राइट एंगल ट्राइंगल ये बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल ये बन गया। तो जब हमने cos थीटा कैलकुलेट करा तो थीटा कैन बी रिटन एज ओमेगा टी। तो हमने cos थीटा की वैल्यू निकाली यहां से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो x इक्वल टू a cos ओमेगा टी। y की टर्म्स में निकालेंगे तो y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी। ठीक है। यस सर। Now, why one is in the terms of cosine and another one is in the terms of sine? क्यों है ऐसा? क्योंकि देखो x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में एंगल कितना होता है? 90, एंड साइन और कोसाइन बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो यानी यहां पर एक के साथ साइनोसॉइडल एंगल मूव कर रहा है तो दूसरे का प्रोजेक्शन किस पे मिलेगा? कोसाइनोसॉइडली मिलेगा। ठीक है। यस सर। So these are the displacement equations of a particle executing SHM. अब ये तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस हैं, यहां से हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे और एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे वो बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बॉडी ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इन SHM, यानी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन की बॉडी जो होती है वो जनरली क्या होती है, वो ये हम रिप्रेजेंट करते हैं y is equals to a sin omega t plus of phi। यहां पर क्या चीज क्या है? y होती है बेटा डिस्प्लेसमेंट, a होता है एम्पलीट्यूड, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, t है इंस्टेंटेनियस टाइम, फाई है फेज डिफरेंस। ठीक है। ठीक है यस सर। सर। तो आपको इक्वेशन में हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या दिया हुआ है। तो बॉडी ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इन SHM इज ऑलवेज लाइक दिस, y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई, या फिर y इज इक्वल टू x इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई माइनस फाई, ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर नॉट नेसेसरीली कि हर बार प्लस ही हो, ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है, कैन बी पॉजिटिव इट कैन बी नेगेटिव। ठीक है। ओके सर। अच्छा, अब यहां से अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट तो पता लग गई, वेलोसिटी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? नीचे वाला पार्ट रब कर रहा हूं सर। देखो जरा, या एक काम करो, इससे पहले इन सब चीजों की डेफिनेशन लिख लो। लिखो एम्पलीट्यूड। In SHM, amplitude is defined as, in SHM, amplitude is defined as the magnitude of maximum displacement, the magnitude of maximum displacement on either side of the mean position. Magnitude of maximum displacement on either side of mean position. ठीक है। यस सर। नेक्स्ट लिखो फ्रीक्वेंसी। It is
the number of cycles completed per unit time. Number of cycle या number of frequency, oh sorry, number of oscillations. It is the number of cycles completed per unit time. ओमेगा के लिए दोबारा ये वाली बात बताने की जरूरत तो नहीं है ना कि ओमेगा को फॉर वन कंप्लीट साइकिल आप 2 पाई बाय टी या फिर 2 पाई एफ लिख सकते हो। ये हमने रोटेशनल मोशन में किया था। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट लिखो बेटा फेज और फेज डिफरेंस। phase of a vibrating particle, phase of a vibrating particle at any instant is the state of particle regarding its displacement and direction. Regarding its displacement and direction. ठीक है? ओके सर। यस सर। ठीक, अब आ जाते हैं वेलोसिटी के ऊपर। ये वेलोसिटी कैसे निकालें? नाउ जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएचएम की बात करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएचएम क्या क्या हो सकते हैं? देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। पहला अभी हमने डिफाइन करा एम्पलीट्यूड। दूसरा अभी थोड़ी देर पहले डिफाइन करा फ्रीक्वेंसी। द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज टाइम पीरियड। चौथा अभी डिफाइन करा फेज। इसके बाद आएगा वेलोसिटी एंड नेक्स्ट होगा एक्सेलरेशन। तो डिस्प्लेसमेंट हम बात कर चुके। हाँ, ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखा हमने। डिस्प्लेसमेंट, अच्छा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हमने बना दी। अब बात करते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, यानी वो ए से बी तक आया तो कितनी लीनियर वेलोसिटी से आया होगा। देखो ध्यान से, ए से लेके बी डैश तक वो उसका एंगुलर मोशन है तो प्रोजेक्शन भी एंगुलरली ही लिया गया। लेकिन ए से लेके बी तक जब वो मूव कर रहा है तो इसकी कुछ लीनियर वेलोसिटी भी होगी और लीनियर एक्सेलरेशन भी होगी। तो यहां हम इसको लीनियरली रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले निकालेंगे वेलोसिटी। देखो बेटा, आप सभी को पता है कि आप वेलोसिटी को कैसे लिखते हो? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। नाउ पोजीशन इज डिफाइंड बाय y इक्वल टू a sin ओमेगा t। मैं यहां डालता हूं इसको, तो ये मिल जाएगा d by dt ऑफ a sin ओमेगा t। अब बेटा एम्पलीट्यूड के लिए हमने क्या बोला? इट इज द मैक्सिमम कांस्टेंट वैल्यू। तो मैक्सिमम कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये कांस्टेंट ही रहेगा, डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा, a बाहर आ गया। d by dt ऑफ sin omega t। Now what is the derivative of sin omega t? cos omega t। omega cos omega t। sin x का डेरिवेटिव cos x,
लेकिन x का भी तो लेना पड़ता है ना, तो ओमेगा टी इज अ सेपरेट फंक्शन हियर, तो ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा, सो दिस विल बी a ओमेगा cos ओमेगा टी. Now there are different ways in which we can write this particular relation. V is equals to a omega under the root 1 minus sin square omega t. इसको ऐसा लिखने में कोई बुराई तो नहीं है? नो सर. नो सर. अच्छा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? a ओमेगा अंडर द रूट 1 माइनस y अपॉन a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? यस सर. यस सर. क्योंकि यहां देखो sin ओमेगा t को आप y अपॉन a भी तो लिख सकते हो ना. हाँ जी सर. तो b को ऐसा लिख सकते हैं a ओमेगा अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन a से a कटा, यानी v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. मिल गई एक इक्वेशन वेलोसिटी की. हाँ जी सर. यस सर. तो हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं वेलोसिटी की जो कि आप कभी भी यूज कर सकते हैं. एक तो ये, दूसरा ये, और तीसरा ये वाली. तो वेलोसिटी पता लग गई. नेक्स्ट निकालेंगे एक्सेलरेशन. अब देखो एक्सेलरेशन कैसे निकाल. जब हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो यहां से हमें वो चीज भी प्रूव करनी होगी जिसको कि हमने कहा था एसएचएम की डेफिनेशन लिखते हुए दैट दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंडीशन, जहां पर मैंने बोला कि द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. अब ये हमें प्रूव करना है. कैसे? देखो ध्यान से. मान लो कि हम एक्सेलरेशन निकालें. मैं यहां एक्सेलरेशन को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं क्योंकि इधर हमने इसको ए ले लिया. चलो, एक्सेलरेशन अगर निकालनी हो तो किसके बराबर होती है? dv बाई dt. और v किसके इक्वल था? a ओमेगा cos ओमेगा t. तो दिस कैन बी रिटन एज d बाई dt ऑफ a ओमेगा cos ओमेगा t. लिख सकते हैं. यस सर. इधर से a इज इक्वल टू a ओमेगा तो बाहर आ गया. cos ओमेगा t का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस ऑफ ओमेगा sin ओमेगा t. तो दिस विल बी माइनस ऑफ a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t. ठीक है बेटा. यस सर. ठीक है सर. अब इसी रिलेशन में याद करो, सबसे पहली इक्वेशन ये रही. y किसके इक्वल होता है? a sin ओमेगा t. तो यहां से a sin ओमेगा t को मैं y लिख दूं तो एक्सेलरेशन हो जाएगा आपके पास माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर y. ठीक है. ठीक है सर. यस सर. तो ये पर्टिकुलर रिलेशन बेटा, इसको ऐसा लिख सकते हैं दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ y. y क्या है? डिस्प्लेसमेंट. और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नेगेटिव आ रही है. इट मींस जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा उससे नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हमेशा मिलेगी. ठीक है. तो सर बेसिकली एक रिटार्डिंग फोर्स हमेशा एक्ट कर रही होगी. रिटार्डिंग फोर्स हमेशा एक्ट कर रही होगी. बिल्कुल ठीक बात. तो उससे समझ में ये आया कि वो जो रिटार्डिंग फोर्स है वो उसको टुवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन यानी टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन ले जाने की कोशिश करेगी. ओके सर. तो एक्सेलरेशन तक का पार्ट क्लियर है सबको? हाँ जी सर. अब इसको फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. देखो जरा, अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक पार्टिकल है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है और हम उसको एक पेंडुलम की फॉर्म में ऑब्जर्व कर रहे हैं.
ठीक है, लेट्स से कि मैंने यहां से इसके ऊपर एक फोर्स लगाई F, अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ दिस फोर्स ये ऑब्जेक्ट गया यहां कहीं पर। तो जैसे ये मूव करके ऊपर जाएगा तो ध्यान से देखना बेटा, इसका वेट mg डाउनवर्ड्स एक्ट करता है, ये एंगल कुछ थीटा बना, तो इस पॉइंट पर भी वेट mg डाउनवर्ड्स ही एक्ट करेगा। तो इसके ऊपर इस mg को हम रिजॉल्व कर लें अगर, तो ये दो पार्ट्स में दिखाई देगा, दिस विल बी mg cos theta and this will be mg sin theta. Now this mg sin theta always acts like a retarding force, which is basically trying to pull this object back to its mean position. और यही retarding force influential होगी, क्योंकि mg cos theta तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को रीइंफोर्स करेगा। तो मीन पोजीशन की तरफ कौन लेके आ रहा है इसको? mg sin थीटा। तो फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगा, इट मींस फोर्स की डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इज आल्सो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ठीक है, ठीक है सर। बात क्लियर हो गई? हाँ जी सर। ये एक बार दोबारा बताना। देखो, हमने ऑब्जेक्ट को कुछ फोर्स लगाई एंड अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ दैट फोर्स ऑब्जेक्ट मूव करके यहां आ गया। ठीक है, अब वो जब ऊपर आ जाता है तो ध्यान से देखो, उसने y एक्सिस के ऊपर कुछ डिस्प्लेसमेंट करी ना, ये यहां से लेके यहां तक करी ना बेटा? यस सर। तो हम सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं कि इसके ऊपर जैसे जैसे ये ऊपर चलता चला जाएगा तो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्सेस कौन कौन सी एक्ट करेंगी। तो सबसे पहले हमने देखा कि mg डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है, दूसरी तो टेंशन है, और वो टेंशन किस तरफ जाएगी? ऊपर की तरफ। अगर मैं टेंशन को भी रिजॉल्व करने की कोशिश करूं तो टेंशन का एक कंपोनेंट t sin थीटा बनता है और एक t cos थीटा। तो t cos थीटा इज एग्जैक्टली बैलेंस्ड बाय mg, है ना? यस सर। लेकिन t sin थीटा बैलेंस नहीं हो रहा, तो दिस t sin थीटा टेंड्स टू मूव द पार्टिकल टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, बट एक्चुअल में हमें समझना इसको mg से ही है, क्योंकि जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ मूव करेगा ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ पुल करने की कोशिश करेगी। सो दिस फोर्स mg sin theta is the responsible force for moving this object from its extreme position to its mean position. Hence acceleration is directed towards the mean position in the direction of the force acting on it. ठीक है, ओके सर। तो जो एक्सेलरेशन है दिस विल बी माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर बार। यहां तक का पार्ट क्लियर है? बेटा सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, अब लिखो एक छोटा सा क्वेश्चन इसी टॉपिक के ऊपर, आज का लास्ट टॉपिक लिखो। The displacement equation of a particle, the displacement equation of a particle executing SHM, सर आपने क्या बोला अभी समझ नहीं आया। the displacement equation of a particle executing SHM is given by the equation x is equal to 5 cos x is equals to 5 cos two pi t
plus pi by 4, 2 pi t plus pi by 4. Calculate the displacement velocity and acceleration at t is equal to 1.5 seconds. T is equal to 1.5 seconds. देखो बेटा, solution x is equal to 5. 5 क्या हो गया? Amplitude cos 2 pi टाइम कितना 1.5 प्लस pi by 4, तो ये बन जाएगा 5 cos 3 pi प्लस pi by 4. तो cos 3 pi प्लस pi by 4 कितना हुआ? 8 So 13 pi by 4. बहुत बढ़िया, वैल्यू बताओ ना। तो एक मिनट निकालने दो। बेटा देख ध्यान से, ये कॉस का ग्राफ है, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, 3 पाई प्लस पाई बाय 4। मेरा म्यूट हो गया। ठीक है, आंधी से Yes, आवाज sir. आ रही है। ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, 3 पाई प्लस पाई बाय 4 कहां आ रहा है? माइनस में 1/√2। तो आंसर आ गया माइनस 5 इंटू 1/√2 हो जाएगा। हाँ जी सर। अब निकालो वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए क्या करोगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को। तो d बाई डी टी ऑफ x यानी d बाई डी टी ऑफ 5 cos 2 पाई t प्लस पाई बाय 4। तो सॉल्व करा तो वेलोसिटी आ गई बेटा 10 पाई cos, देखो ध्यान से, 5 अपनी जगह, cos का डेरिवेटिव होगा sin 2 पाई t प्लस पाई बाय 4, लेकिन 2 पाई t प्लस पाई बाय 4 का डेरिवेटिव होगा 2 पाई, और cos के साथ डेरिवेटिव होता है तो माइनस साइन आएगा। तो माइनस ऑफ 10 पाई sin 2 पाई t प्लस पाई बाय 4। नाउ अगेन कितने पे निकालना था? 1.5 सेकेंड्स पे। तो फिर से कितना हो गया? 3 पाई प्लस पाई बाय 4। वेलोसिटी आ जाएगी। Yes, sir. यस सर। और एक्सेलरेशन अगर निकालना हो तो फिर से dv बाई dt, देखो ध्यान से, v की इक्वेशन क्या थी? ये वाली। तो माइनस ऑफ 10 पाई तो यही आएगा, साइन का डेरिवेटिव होगा cos, ये आ जाएगा 3 पाई प्लस पाई बाय 4, टाइम भी डाल दिया है मैंने, इनटू 2 पाई और आएगा साथ में, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 20 पाई स्क्वायर cos 3 पाई प्लस पाई बाय 4। वैल्यू निकाल लेंगे। जी सर। तो जो क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, वो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ जाते हैं। कंपैरेटिवली काफी आसान टॉपिक्स हैं।
नेक्स्ट टाइम बात करेंगे इससे आगे, तब तक के लिए इसको एक बार पढ़ना और देख लेना, ठीक है। ओके सर। ओके सर। और बात करके बता देंगे अगर ऑफलाइन इंस्टीट्यूट शुरू हो जाएगा, मैं सर से बात कर लूंगा, अगर वो कहते हैं कि हाँ स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर मंडे के टाइमिंग्स वही रहेंगे जो कि हमारे यूजुअल टाइमिंग्स थे पहले वाले, या डिसाइड कर लेंगे टाइमिंग्स, ठीक है। ठीक है सर। ओके सर। चलो बेटा। बाय सर।